हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पहला पाठ, भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें हम पढ़ेंगे भाषा क्या है, भाषा शब्द कैसे बना, इसका उद्गम और विकास कैसे हुआ, और इसके साथ बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी। वाणी यानी कि ध्वनि, जो हम उच्चारण करते हैं। परिभाषा इस प्रकार होगी: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी कि आपस में हम जो चीज बातचीत करते हैं वो किस में आता है? भाषा के अंतर्गत आता है। हम अपनी बात दूसरे को समझाते हैं और दूसरे की बात खुद समझते हैं, उसी को कहते हैं भाषा। भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक आपने, जैसे हम बातचीत करते हैं, भाषण देना, वाद विवाद करना, ये सारे मौखिक में आते हैं। और इसके साथ साथ सुनना, सुनना भी मौखिक भाषा में आता है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में पत्र लेखन, कहानी लेखन या कुछ भी साहित्य में लिखना, जो आप नोटबुक में नोट करते हैं वो लिखना, वो सब लिखित भाषा में आता है। इस रूप से हम भाषा को लंबे समय तक सहेज कर रख सकते हैं। लंबे समय तक सहेजने का मतलब कि मान लो कि हमने किसी पेज पे कुछ कोई लिख दिया, कुछ भी लिखा, तो वो हम कितने भी टाइम बाद, एक दिन, 2 दिन या सालों बाद भी हम उसको देखेंगे तो वैसा का वैसा मिलेगा, जबकि मौखिक भाषा में ऐसा नहीं होता। इसके बाद आपका आता है मातृभाषा। मातृभाषा जैसे नाम से ही पता चलता है, मातृ यानी कि माता, माता की भाषा। जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है उसमें बोले जाने वाली भाषा ही वह सबसे पहले सीखता है, यही मातृभाषा होती है। इसके बाद है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र के अधिकतर लोगों द्वारा, अधिकतर निवासियों द्वारा, यानी कि जिस देश में लोग रहते हैं वो अधिक से अधिक लोग जिस भाषा को बोलते हैं वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, और भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसके बाद आपका आता है राजभाषा। जिस भाषा में देश अथवा राज्यों के राजकीय कामकाज संपन्न होते हैं। राजकीय कामकाज यानी कि सरकारी काम, ऑफिशियल लेवल पे जो काम हम करते हैं वो जिस भाषा में किए जाते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी देश की संवैधानिक रूप से राजभाषा है। इसे संघ की भाषा भी कहा जाता है, यानी कि इसको संविधान में राजभाषा माना गया है। संविधान ने इसे मंजूरी दी है, किसे? हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया है। भारत अनेक राज्यों का संघ है, यानी कि इसमें अनेक राज्य हैं। अतः केंद्रीय स्तर यानी कि संघ में भी केंद्रीय स्तर पर हिंदी राजभाषा है, किंतु अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी राजभाषाएं हैं। यानी कि आप जानते ही हैं कि भारत में अनेक राज्य हैं और सबकी अपनी अलग अलग राजभाषाएं हैं। संविधान में राजभाषा हिंदी के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? पहला है अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यानी कि यह फैसला किया गया कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। नंबर 2 है संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन निश्चित किया गया था। तो उस 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने स्कूलों में भी मनाया होगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को। नंबर 3 है संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का प्रयोजन, यानी कि उनके कार्य जो किए जाते हैं, कारण उसके संघ के राजकीय प्रयोजनों, राजकीय कार्य जो किए जाते हैं उसमें प्रयुक्त अंक यानी कि गिनती। भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, भारतीय अंकों को की जगह अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को माना गया। जैसे 1 2 3 हम लिखते हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है, इसी को भारतीय अंकों में माना गया है। नंबर 4 है संविधान सभा में निर्णय लिया गया कि 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। यानी कि 1965 तक, तो क्योंकि जब अंग्रेज हमारे भारत में थे तो हम लोगों को आदत हो गई थी, अंग्रेजी में कार्य करने की शुरुआत कर दी गई थी। तो यह माना गया था कि 1965 तक अंग्रेजी में कार्य होगा, इसके बाद हिंदी में कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अभी तक भी
चला आ रहा है। हमारे जो ऑफिशियल काम होते हैं, राजकीय कार्य जो होते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किए जाते हैं। इसके बाद है, वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं वर्णित है। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। आगे है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्षेत्रीय यानी कि भाषा का रूप विस्तृत होता है, लेकिन बोली का सीमित होता है, यानी कि छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। बोली को लक्ष्य करके यह कहावत है, 3 कोस पई पानी बदले 12 कोस पर बानी। यानी कि 3 कोस चलने पर पानी बदल जाता है, यानी कि उसका टेस्ट बदल जाता है। और 12 कोस चलने पर बानी, वानी यानी कि बोली बदल जाती है। यानी कि थोड़े थोड़े एरिया में हम आगे चलते जाएंगे तो क्या होगा कि पानी का टेस्ट बदल जाएगा, उसी तरह से बोली भी बदल जाएगी। उदाहरण के तौर पर आप हिसार से रोहतक जाते हो, तो हिसार की जो बोली है, हरियाणवी बोली लेंगे हम, तो वो कुछ और है। और रोहतक सोनीपत अगर आप जाते हो तो वो बोली में आपको अंतर दिखाई देगा। इसके बाद आपका आता है उपभाषा। किसी प्रांत, प्रदेश या उप प्रांत की बोलचाल की तथा साहित्य रचना की भाषा विभाषा या उपभाषा कहलाती है। यानी कि यह बोली का थोड़ा बड़ा रूप है, भाषा से छोटा और बोली से बड़ा रूप है। कि बोली को सिर्फ हम बोलने में प्रयोग करते हैं, उपभाषा में साहित्य रचना भी की जाती है। अंग्रेजी में इसे डायलेक्ट भी कहते हैं। इसके बाद आपका है मानक भाषा। भाषा के आदर्श रूप को मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, राजकाज, पत्रकारिता, साहित्य आदि में किया जाता है। मानक भाषा का मतलब है कि जिसे हम रूप मान लिया, जैसे हम क को जिस भी रूप में लिखते हैं वो उसका मानक रूप है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है साहित्यिक भाषा। किसी क्षेत्र विशेष की सामान्य बोलचाल की भाषा जब निरंतर परिनिष्ठित होकर साहित्य में प्रयुक्त होने लगती है तो वह साहित्यिक भाषा कहलाती है। यानी कि बोलचाल की जो भाषा होती है, कोई भी बोली लगा लो, अगर उसको हम साहित्य में लिखने में प्रयोग करने लगते हैं तो साहित्यिक भाषा कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्रज भाषा, ब्रज क्या है, बोली थी, लेकिन धीरे धीरे कवियों ने इसका प्रयोग लिखने में, अपनी कविताओं में प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो इसने एक भाषा का रूप ले लिया। इसके बाद आता है हिंदी की उत्पत्ति और विकास। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द कैसे बना, ये हम पढ़ेंगे। प्राचीन काल में फारस के लोग जब भारत आए, आप जानते ही होंगे कि विदेशी लोग भारत आए थे अपने व्यापार के सिलसिले में, तो उनमें फारस के लोग भी थे। तो उन्होंने सिंधु को, हिंदू का, सिंधु क्या है, यहाँ पर सिंधु नदी थी जिसके किनारे यह सभ्यता बसी थी, और इसी के बेस पर हमें सिंधु कहा जाता था। लेकिन वो लोग स को है बोलते थे, इसलिए सिंधु को उन्होंने हिंदू बोलना शुरू किया, और यही आगे चलकर नाम पड़ गया। धीरे धीरे हिंदू में ऊ लुप्त होकर सिर्फ हिंद रह गया, और यही हिंद शब्द ई प्रत्यय लगने से हिंदी बन गया। हिंदी भाषा का जो हिंदी है वो धीरे धीरे करके हिंदी का रूप बन गया। अब भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग 13वीं-14वीं शताब्दी में हुआ। इससे पहले हिंदी का प्रयोग भारत देश या देशवासी के लिए ही होता था। जैसे आपने सुना ही होगा कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, यहाँ पर हिंदी का मतलब हिंदी भाषा नहीं, हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। तो हिंदी शब्द यहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह हिंदी भाषा के लिए ही शब्द बनकर रह गया। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग एक स्वतंत्र भाषा के लिए किया था। सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया, अमीर खुसरो ने, और 14वीं शताब्दी में किया था। धीरे धीरे खड़ी बोली के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग होने लगा। खड़ी बोली यानी कि जो हिंदी हम बोलते हैं उसको कहते हैं खड़ी बोली। इसके बाद आपका है लिपि। जिस प्रकार भाषा सार्थक ध्वनियों का समूह है उसी प्रकार लिपि को वर्णों का समूह भी कहा जाता है। वर्ण कैसे, जैसे लिखित में जो ध्वनियां होती हैं तो उनको हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों के जो चिन्ह होते हैं जिनको हम लिखते हैं वही क्या है, लिपि है। वर्णों के लिखने के ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। इसके बाद इसके हैं उद्गम और नामकरण। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। आप सब जानते होंगे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी।
देवनागरी लिपि का उद्गम भारत की प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे पुरानी लिपि, ब्राह्मी लिपि से इसका उद्गम हुआ है। 400 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि और 600 ईस्वी में कुटिल लिपि से विकसित हुई। यानी कि ये पहले ब्राह्मी लिपि से सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई, फिर 400 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि बनी और फिर इसके बाद गुप्त से 600 ईस्वी में कुटिल लिपि के रूप में विकसित हुई। 8वीं और 9वीं शताब्दी में नागरी लिपि का विकास हुआ और 15वीं और 16वीं शताब्दी में नागरी को ही देवनागरी कहा गया। नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि कहा गया। कहा जाता है कि देवनगर अर्थात काशी में विकसित होने के कारण ही से देवनागरी कहा गया। देवनगर क्यों? क्योंकि काशी जो है हमारे लिए पवित्र स्थान है, हमें हमारे लिए पूजनीय है, देवताओं का नगर है, इसीलिए इसको देवनागरी यानी कि देवों के नगर में विकसित होने वाली कहा गया। भारत में प्रचलित अनेक लिपियां देवनागरी से ही विकसित हुई हैं, जैसे गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, मराठी आदि। देवनागरी की वर्णमाला में स्वर और व्यंजन वर्णों से मिलकर बनी है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। देवनागरी की वर्णमाला स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनी है, जो अत्यंत वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है? यानी कि हिंदी में वही बोला जाता है, वही लिखा जाता है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन अंग्रेजी में जैसे ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे PUT और CUT, दोनों का डिफरेंस आपको पता होगा। PUT पुट, CUT कट। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, जो मात्रा जहां लगी है उसका वैसा ही उच्चारण किया जाता है। इसके बाद है कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां। पहला है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उर्दू और अरबी की फारसी। फारसी की एक विशेषता क्या है? क्या है इसमें अलग? कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नंबर 3 है कोंकणी। कोंकणी की लिपि देवनागरी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। नेपाली की लिपि देवनागरी। जर्मन की रोमन। अंग्रेजी की रोमन। फ्रेंच की लिपि रोमन। संस्कृत, गुजराती और मराठी की देवनागरी लिपि है। इसके बाद आपका आता है व्याकरण। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। इससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है जो उसे व्यवस्थित रूप देता है। यानी कि भाषा क्या है? भाषा व्याकरण वह है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है: वर्ण विचार, पद विचार, वाक्य विचार। ये तीनों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये अगला चैप्टर बनता है। इसके बाद है आपका, जैसे हमने पीछे बताया था कि इस लेख में भारत के संविधान में वर्णित 22 राजभाषाओं की सूची दी गई है। भारत के संविधान में 22 राजभाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो भाषा और वो कहाँ बोली जाती है, ये हम इसमें वर्णन करेंगे। नंबर 1 है असमिया, असम में बोली जाती है। बांग्ला, बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, असम तथा त्रिपुरा में। गुजराती, गुजरात में। हिंदी समूचे उत्तर मध्य भारत सहित देश के लगभग हर हिस्से में, यानी कि ज्यादा तो उत्तर और मध्य भारत में, लगभग थोड़ी थोड़ी हर जगह पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है। इसके बाद है कन्नड़। कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। और कश्मीरी, कश्मीर में। कोंकणी गोवा, दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, केरल। मलयालम कहाँ बोली जाती है? दक्षिण पश्चिमी केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक और तमिलनाडु में। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी बोली जाती है मणिपुर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार में। नंबर 10 है मराठी, मुख्यतः महाराष्ट्र में। इसके अतिरिक्त यह गोवा, कर्नाटक, गुजरात, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली में बोली जाती है। नंबर 11 है नेपाली। नेपाली नेपाल की राष्ट्रभाषा। नेपाल क्या है? हमारा पड़ोसी देश है। भारत के सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों भूटान, तिब्बत और म्यांमार में भी बोली जाती है। इसके बाद है उड़िया। उड़िया कहाँ कहाँ बोली जाती है? मुख्य रूप से
ओडिशा में बोली जाती है, ओडिशा राज्य की राजभाषा भी है। पंजाबी पंजाबी बोली जाती है पंजाब में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है। नंबर 14 है संस्कृत। यह भाषा भारत के लगभग किसी भी हिस्से में नहीं बोली जाती, यानी कि कहीं नहीं बोली जाती, सिर्फ एक जगह बोली जाती है। कर्नाटक के राज्य के एक गांव है माथुर या मत्तूर, वहां पर इसका प्रयोग आज भी किया जाता है। नंबर 15 है सिंधी। मुख्य रूप से गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। तमिल। तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में यह राजभाषा है। श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, वियतनाम में बोली जाती है। इसके बाद है उर्दू। जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त शासकीय भाषा भारत में कितनी बोली जाती है, कितने लोगों द्वारा? भारत में 4.81 करोड़ लोग, और पाकिस्तान में 1.07 करोड़, बांग्लादेश में 6.5 लाख और ब्रिटेन में 4 लाख लोगों द्वारा उर्दू बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्य भाषा और राजभाषा है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में बोली जाती है। नंबर 19 है बोडो। बोडो या बड़ो एक तिब्बती बर्मी भाषा है, जिसे भारत के उत्तर पूर्व नेपाल और बांग्लादेश में रहने वाले बोडो लोग बोलते हैं। नंबर 20 है डोगरी। जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली भाषा है। डोगरी पंजाबी की उपबोली है, ये आप याद रखोगे, पंजाबी की उपबोली क्या है? डोगरी है। नंबर 21 है मैथिली। मैथिली भारत के उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। आखिरी है संथाली। यह असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा तथा बंगाल में बोली जाती है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी है बोली जाती है। तो यह था आज का हमारा पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। आगे की वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।